हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारी क्लासेज हाल ही में स्थगित हो गई थी अचानक से, और जिसके पीछे का मूल कारण मैंने आपको बता दिया है। एक क्लास मैंने रेज की है, उस क्लास को आप देख लीजिएगा। मात्र 3 मिनट की वह क्लास है और जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दिया है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो क्लास है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज ही देखिएगा, क्योंकि आप आज देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेंगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए बात करते हैं आज की जो हमारी क्लासेज है एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर हैं। आज की जो हमारी क्लासेज यानी टेस्ट सीरीज है एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर, तो उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह टेस्ट सीरीज है या क्लास है जो छात्र यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसे एग्जामों को क्वालिफाई करना चाहते हैं, या राजस्थान टेट या बिहार टेट यानी कि भारत के किसी भी टेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। लेकिन हाँ, एक और बात, यदि आप नए हैं तो दूसरों को भी बताते चलें कि प्रवीण सर इस समय बहुत अच्छे से क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमें हमारी इन्वायरमेंट की तैयारी करवा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल आपको ज्वाइन करना चाहिए शशि जीएस एकेडमी को। आइए शुरू करते हैं, अब किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। पहला ऑप्शन कहता अमीनो अम्ल की इकाई है, विटामिन की इकाई है, और दूसरा ऑप्शन कहता है यानी तीसरा ऑप्शन कहता है ग्लूकोज की इकाई है, और चौथा ऑप्शन कहता है वसा अम्ल की इकाई है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि प्रोटीन अणुओं की इकाई है। क्या कहा जा रहा है कि प्रोटीन अणुओं की इकाई है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो बिल्कुल आप चिंता मत करिए। तो प्रोटीन अणुओं की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट दोस्तों। तो यानी कि क्या कहा जा रहा है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल की। अमीनो अम्ल की इकाई है, इसको याद कर लीजिए, अमीनो अम्ल की इकाई है। आइए अब बात करते हैं एक बार डिस्क्रिप्शन में इसके क्या कहा जा रहा है कि प्रोटीन जो होता है सैकड़ों या हजारों छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, और जिन्हें अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रोटीन होता है वो सैकड़ों या हजारों छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, और जिसे क्या कहा जाता है, अमीनो एसिड कहा जाता है, और जो लंबी चेन में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। देखिए, प्रोटीन जो होते हैं एक दूसरे के साथ लंबी चेन में जुड़े होते हैं, और प्रोटीन बनाने के लिए 20 अलग अलग प्रकार के हमें अमीनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है या अमीनो एसिड होती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन बनाने के लिए 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है, अमीनो एसिड होते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ प्रोटीन्स के बारे में। कुछ और भी प्रोटीन हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो इन प्रोटीनों के बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए। देखिए, पहला प्रोटीन है फाइब्राइन प्रोटीन। फाइब्राइन प्रोटीन क्या है, आइए बात करते हैं। देखिए, फाइब्राइन प्रोटीन जो है वो मकड़ियों द्वारा यानी कि मकड़ियों द्वारा बनाए गए रेशम में एक आघुलनशील प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, आघुलनशील प्रोटीन है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फाइब्राइन कैसा प्रोटीन है, तो आघुलनशील प्रोटीन है। आघुलनशील प्रोटीन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि यह रेशम या मकड़ियों के धागे का निर्माण करता है, यह रेशम या मकड़ियों के धागे का निर्माण करता है। कौन सा प्रोटीन, फाइब्राइन प्रोटीन, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रोटीन की बात कर लेते हैं, केराटिन। केराटिन प्रोटीन क्या है, केराटिन प्रोटीन जो है ए संरचनात्मक यानी केराटिन रेशेदार या तंतुमय संरचनात्मक प्रोटीनों में से एक प्रोटीन है। केराटिन प्रोटीन जो होता है क्षति या तनाव से उपकला कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। यह मानव की त्वचा की बाहरी परत बनाने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ध्यान रखिएगा, केराटिन प्रोटीन जो होता है, केराटिन प्रोटीन जो होता है ये मानव त्वचा की बाहरी परत को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, इस प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, त्वचा, बाल, नाखून और सींग या खुर के निर्माण में सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य काम है त्वचा,
बाल, नाखून, सींग, खुर के निर्माण में सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। कौन से प्रोटीन है? केराटिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? केराटिन प्रोटीन। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रोटीन की बात करते हैं। अगला प्रोटीन कौन सा है? गोसिपिन प्रोटीन। आप पहली बार इसके नाम में इसके बारे में जानकारी पा रहे होंगे। तो यदि आप पहली बार इसके बारे में जानकारी आपको मिल रही है तो कमेंट करके आप बताइए कि हाँ सर, हमें पहली बार इस प्रोटीन के बारे में जानकारी मिल रही है। तो गोसिपिन प्रोटीन जो है एक कपास प्रोटीन है। तो ध्यान रखिएगा, एक कपास प्रोटीन कौन सी है? गोसिपिन प्रोटीन, जो कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है, यानी यूज किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है यूज? कीटनाशक के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में यूज किया जाता है? कीटनाशक के रूप में यूज किया जाता है। कौन सा प्रोटीन है? गोसिपिन प्रोटीन। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह कैसा प्रोटीन है? कपास प्रोटीन है। यह एक कपास प्रोटीन है और किसके लिए यूज किया जाता है? कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा प्रोटीन है? गोसिपिन प्रोटीन। चलिए अगले प्रोटीन की बात करते हैं। जिन प्रोटीन क्या होता है? जिन प्रोटीन जो होता है यह मक्के में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। जिन क्या है? जिन एक तरीके से जिन मक्का में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मक्का में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? जिन प्रोटीन। तो कई बार सॉरी दोस्तों, तो जिन प्रोटीन जो है वो मक्का में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रोटीन के बारे में आप सुनिए और समझिएगा। देखिए ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या है? देखिए ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो प्रोटीन का ही एक हिस्सा है। क्या है? प्रोटीन का ही हिस्सा है जिसका एल्ब्यूमिन से भी अधिक आणविक वजन होता है और शुद्ध पानी में अघुलनशील होता है, लेकिन नमक के पानी में यह क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो यह प्रोटीन जो है नमक के पानी में घुल जाता है और कुछ ग्लोबुलिन जो होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं, लीवर में बनते हैं, जबकि अन्य प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाए जाते हैं। और यह प्रोटीन जो होता है अंडे में पाया जाता है। तो इतना सा आप याद रख लीजिएगा, लास्ट पॉइंट, कि ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है अंडे में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। अंडे में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन? ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रोटीन की बात करते हैं। बस धैर्य रखिए, क्वेश्चन भी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं मैं सोचता हूँ कि सारी चीज़ें आपको बताते चलूँ ताकि आपको दिक्कतें ना हो। केसिन क्या है? केसिन के बारे में समझ लीजिए। केसिन प्रोटीन जो होता है शरीर में धीरे धीरे क्या करता है? पचता है। केसिन प्रोटीन जो होता है शरीर में धीरे धीरे पचता है। तो हमारे शरीर में धीरे धीरे यह प्रोटीन पचता है। इसमें अपचयी गुण होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अपचयी गुण होते हैं, जिसका मतलब होता है कि भोजन की अनुपस्थिति में, देखिए अगर भोजन नहीं मिल पा रहा है तो भोजन की अनुपस्थिति में क्या होता है? यह प्रोटीन मांसपेशियों को टूटने नहीं देता है। यह प्रोटीन जो होता है मांसपेशियों को टूटने नहीं देता है। और यह प्रोटीन पाया किस में जाता है? तो दूध, दही, पनीर आदि में पाया जाता है। तो केसिन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो दूध, दही, पनीर में पाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, केसिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो दूध, दही, पनीर में पाया जाता है। यह किस लिए आवश्यक है या किस लिए महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि भोजन की उपस्थिति में भी यह कार्य करता है, क्योंकि यह प्रोटीन जो होता है मांसपेशियों को टूटने नहीं देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रोटीन की बात करते हैं। चलिए अब प्रोटीन खत्म हो गया, अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो काफी अच्छा प्रश्न है। मिनी माता रोग एक ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा और ये सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है कैडमियम, आर्सेनिक, पारा और ये सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि पारा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पारा में क्या होता है? मिनी माता रोग होती हैं और ऐसी मछली खाने से क्या होता है? मिनी माता रोग हो जाता है जिसमें पारा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आप बात कर लेते हैं मिनी माता रोग कैसे होता है, क्या है मिनी माता रोग, जिसे कभी कभी चिस्से मिनी माता रोग के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका एक और नाम है, मिनी माता रोग को किसी और नाम से जाना जाता है,
चिस्सो मिनी माता, चिस्सो मिनी माता के रूप में भी जाना जाता है, मिनी माता रोग के रूप में भी माना जाता है, जाना जाता है। और यह जो है गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होने वाला एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। कैसा सिंड्रोम है? न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, और जिसकी खोज की गई थी 1956 में जापान में कुमोमोटो प्रांत के मिनीमाता शहर में हुई थी। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? मिनी माता रोग। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप लोग भूलिएगा नहीं। चलिए मेरे प्रिय साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वयस्क मनुष्य में या मानव में कुल अस्थियां की संख्या कितनी होती है? 305, 275 और 206 और 175। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों सी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, यानी 206। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक वयस्क मानव में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जन्म के समय में क्या होता है कि बच्चों का शरीर जो होता है 270 हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चों का जन्म होता है तो क्या होता है कि 270 हड्डियों से मिलकर उनका शरीर बना होता है। लेकिन यही जो हड्डियां होती हैं वयस्क अवस्था में क्या होती हैं? धीरे धीरे करके अपने जुड़ जाती हैं और एक अस्थायी संख्या के रूप में हो जाती हैं 206 अस्थियों के रूप में। तो एक वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन जब उसका जन्म होता है तो 270 हड्डियां होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। ज्वार नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? जल्दी से इसका आंसर बताइए कि ज्वार नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल और लीव 52। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ज्वार नियंत्रण यानी बुखार की बात की जा रही है कि ज्वार नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि मतलब दवा कौन सी है? तो ज्वार के नियंत्रण करने में आमतौर पर सबसे अधिक जो प्रयोग की जाने वाली औषधि यानी मेडिसिन है वो है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल सभी व्यक्ति क्या करते हैं, जैसे ही बुखार आने की संभावनाएं रहती हैं, बुखार आ जाता है तो वह व्यक्ति क्या करता है? पैरासीटामोल खा लेता है, जिससे उसका बुखार जो होता है वो नियंत्रण में आ जाता है, यानी कि कंट्रोल में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है विटामिन, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट दोस्तों। क्या कहा जा रहा है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? प्रोटीन है। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रोटीन है। सेंगर ने सबसे पहले गाय के इंसुलिन के अणुओं की रचना का पता लगाकर यह सिद्ध किया कि एक पॉलीपेप्टाइड होता है, और इसके लिए इन्हें 1958 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव रुधिर यानी कि मानव ब्लड वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने या किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स और पैक्टिन व मास्ट, और डी ऑप्शन कहता है कार्ल मार्क्स। जल्दी से इसका आंसर बताइए, 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 जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, यदि आप नहीं बता पा रहे हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट दोस्तों, यानी कि मानव रुधिर वर्ग जो है, मानव रुधिर वर्ग या मानव के ब्लड के वर्ग को ए और ए बी और ओ आदि की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, यानी ए ऑप्शन इज राइट दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लैंडस्टीनर महोदय ने की थी, लैंडस्टीनर महोदय ने की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी छात्र आज बहुत ही एक तरीके से एक्टिव नहीं है, यानी कि आज बहुत ज़्यादा मायूस हैं, तो सभी लोग आंसर करिए, बिल्कुल आप मायूस मत होइए और फटाफट आंसर करिए। चलिए प्लेग एक है, प्लेग क्या है?
विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है और खनिज जनित बीमारी है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। प्लेग क्या है? प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है, यानी सी ऑप्शन इज राइट। देखिए यहाँ देखते चलिए, प्लेग क्या है? जीवाणु जनित रोग है, यानी जीवाणु जनित बीमारी है। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है, यह बैसिलस पेस्टिसस नामक जीवाणु से फैलता है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाला पिस्सियों से होता है। तो इसका जो संक्रमण होता है चूहों पर पाए जाने वाला पिस्सियों से होता है और इनके शरीर पर प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। तो इनके शरीर पर जो रहता है प्लेग का बैक्टीरिया रहता है और जिसके कारण बताया जा रहा है कि प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी होती है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। एड्स, टाइफाइड, एनीमिया और टिटेनस। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो टाइफाइड रोग जो है वो एक तरीके से साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है और इसे आंत का बुखार भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, टाइफाइड बुखार को क्या कहा जाता है? आंत का बुखार भी कहा जाता है। यह रोग जो होता है दूषित जल पीने से होता है। टाइफाइड नामक रोग जो होता है, यदि आप दूषित जल पी रहे हैं तो दूषित जल पीते हैं या पी रहे हैं तो आपको टाइफाइड नामक रोग हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि बी ऑप्शन इज राइट। तो बीमारी टाइफाइड बीमारी जो होती है दूषित जल पीने से फैलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक विटामिन है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक विटामिन है? पोटेशियम विटामिन के, कैल्शियम विटामिन ई और कैल्शियम विटामिन सी और कैल्शियम विटामिन डी। बहुत ही कम छात्र इसका आंसर दे पाएंगे और बहुत ही जबकि सरल प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, यानी डी ऑप्शन इज राइट। कैल्शियम विटामिन जो होता है, कैल्शियम एवं विटामिन डी जो है हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। और विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? सबसे अच्छा स्रोत जो माना गया ऊर्जा का वो है विटामिन डी के लिए सूर्य। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य सबसे अच्छा स्रोत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है, सारे छात्र इसका आंसर दे सकते हैं। तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नेम क्या है? स्कर्वी, वेरी रतौंधी और थकान। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करते चलिए। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको बताता हूँ। स्कर्वी रोग है। कौन सा रोग है? स्कर्वी रोग है। ए ऑप्शन इज राइट दोस्तों कि विटामिन सी की कमी से होने वाली जो बीमारी है उस विटामिन का नेम क्या है? स्कर्वी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड, कॉलरा और जुखाम, मलेरिया। जल्दी से इसका आंसर बताइए। सारे छात्र आंसर करते चलिए और जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वे शशि जीएस एकेडमी को ज्वाइन करते चलें, शशि जीएस एकेडमी को ज्वाइन करते चलें। और जो अन्य छात्र हैं वे दूसरों को भी बताते चलें कि शशि जीएस एकेडमी पर बहुत बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट की तैयारी करवाई जा रही है। तो मैं जुड़ा हूं, आप भी जुड़िए, उन्हें बताइए। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा जुखाम जो है वायरस संक्रमण से होने वाला एक रोग है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देखते चलिए। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? वो है जुखाम। इस बात को ध्यान रखिएगा, जुखाम है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जुखाम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फ्लाविन में परिवर्तित होता है? तो थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन। सही, जल्दी से इसका आंसर बताइए। प्रोथ्रोम्बिन, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर मुझे पता है कि सारे छात्र नहीं दे पाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों कि
ब्रिनोजेंथ्राम्बिन द्वारा क्या होता है कि फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध शरीर के रूप से निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच व याददाश्त खोने से है? अल्प रक्तता के कारण, अल्जाइमर रोग के कारण, सार्क्स के कारण और वृक्कपात यानी रीनल फेयर के द्वारा। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से हमारी सोच और मेमोरी को खो देता है। मेमोरी मतलब याददाश्त को खो देता है, याददाश्त को खो देता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, यानी कि अल्जाइमर वाला ऑप्शन राइट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग हमारी गंभीर रूप से जो हमारी सोचने की क्षमता खत्म कर देती है और याद करने की क्षमता को खत्म कर देते हैं, यदि हमें अल्जाइमर नामक रोग हो जाता है तब। चलिए अब बात कर लेते हैं अल्जाइमर रोग होता क्या है, किसके बारे में आइए थोड़ा समझ लेते हैं। अल्जाइमर एक लगातार बढ़ने वाला रोग है और जिससे याददाश्तता और अन्य महत्वपूर्ण दिमागी काम करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अल्जाइमर एक तरीके से लगातार बढ़ने वाला एक रोग है जो हमारी मेमोरी को नष्ट कर देता है। यह दिमागी से यानी कि मेंटल से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुष्काछिपछी रोग का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। जल्दी से इसका आंसर करते चलिए, जल्दी से इसका आंसर करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि शुष्काछिपकोप जो है मनुष्यों के प्रकोप में किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो शुष्काछिपकोप जो है नेत्र श्लेष्मात शोथ जो है के कारण नेत्र गोलक के असामान्य सूखापन की एक बीमारी है और जिसमें क्या होता है आंख आंसू का उत्पादन नहीं कर पाती हैं और इस विटामिन की कमी से यानी कि विटामिन ए की कमी से ऐसा रोग उत्पन्न होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल, थायराइड, पैंक्रियाज और प्यूटरी ग्रंथि। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? प्यूटरी ग्रंथि, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, अमाशय में और तिल्ली में और उदर में। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों मानव शरीर की यकृत में विटामिन ए के संचित रहता है, विटामिन ए संचित रहता है। इसका रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। काफ़ी गर्मी पड़ रही है, मैं फैन इसलिए नहीं चला रहा हूँ कि क्या होता है कि क्लास डिस्टर्ब होती है, क्लास डिस्टर्ब होती है इसलिए फैन नहीं चला रहा हूँ। तो मानव शरीर की यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर की यकृत में जो होता है, लीवर में जो होता है, क्या रहता है? विटामिन ए संचित रहता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मलाशय में। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि बी ऑप्शन इज राइट, यानी छोटी आंत जो है भोजन के पाचन में सहायता करती है और पचे हुए भोजन का अवशोषण करती हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण करती हैं कौन सी? छोटी आंत, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो छोटी आंत में। कौन से भाग में? छोटी आंत में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, यानी बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन वाज राइट दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई क्या है कि वसी अम्ल है, ग्लिसरॉल है,
ग्लिसरॉल है, अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि प्रोटीन की इकाई जो है अमीनो अम्ल होती है। प्रोटीन की इकाई जो होती है अमीनो अम्ल होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अमीनो अम्ल होती है, यानी सी ऑप्शन इज राइट। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्तनधारियों की आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। स्तनधारियों के आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। 100 से लेकर 100 दिन तक, 100 से लेकर 120 दिन तक, और 120 दिन से 127 दिन, 127 से 137 दिन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्तनधारियों की रेड आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है वो कितने दिनों का होता है, 100 से लेकर 120 दिन तक। 100 से लेकर 120 दिन का होता है, 100 से लेकर 120 दिन का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी बी ऑप्शन इज राइट दोस्तों कि स्तनधारियों की आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, वो होता है 100 से लेकर 120 दिन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है कि मम्स नामक जो रोग होता है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कुछ लोगों को पहली बार यह पता चल रहा है कि मम्स नामक रोग जो होता है वो शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है। त्वचा को प्रभावित करता है, लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है, जबड़े को प्रभावित करता है और यकृत को प्रभावित करता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, फटाफट आंसर करते चलिए। लार ग्रंथियां मम्स नामक रोग को प्रभावित करती हैं, लार ग्रंथियों को प्रभावित करती हैं। कौन सा रोग, मम्स नामक यदि आपको रोग हो जाता है, यानी किसी को हो जाता है, सॉरी मेरे प्रिय साथियों, कि मम्स नामक रोग हो जाने पर क्या होता है, लार ग्रंथियों को प्रभावित करती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी बी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। मम्स नामक रोग हो जाने से शरीर के लार ग्रंथियों को प्रभावित करती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी बड़ा प्रश्न है, इसका आंसर कुछ ही छात्र दे पाएंगे। इंसेफेलाइटी के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस रोग में विषाणु संक्रमण के कारण मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। बी ऑप्शन कहता है कि इस रोग में विषाणु के संक्रमण से मस्तिष्क के ऊपर झिल्लियों में सूजन आ जाती है। और सी ऑप्शन कहता है इस रोग में व्यक्ति की चेतना शून्य हो जाता है। और डी ऑप्शन कहता है कि इस रोग में व्यक्ति उद्दीपन की प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है या नहीं करता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही कठिन प्रश्न है और इसका आंसर कुछ ही छात्र दे पाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूं, ए ऑप्शन इज राइट दोस्तों कि इंसेफेलाइटिस नामक जो रोग होता है वो विषाणु संक्रमण रोग है। इस रोग के कारण क्या होता है, मस्तिष्क में सूजन आ जाता है। मस्तिष्क में क्या होता है, सूजन आ जाती है, मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। तो ए ऑप्शन इज राइट दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इंसेफेलाइटी नामक रोग हो जाने से क्या होता है कि मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है किसके माध्यम से होता है, किसके द्वारा होता है, तो माइकोबैक्टीरियम एवनिन द्वारा होता है, स्टेफाइलोकोकस द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है, और डी ऑप्शन कहता है स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा होता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, सी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। ट्यूबरकुलोसिस जो है यक्ष्मा रोग यानी टीबी वाला एक रोग है, टीबी रोग है, ठीक है। और यहाँ जो संक्रमण किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा यह रोग फैलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, यानी सी ऑप्शन वाज राइट। चलिए बात करते हैं, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें होता है, क्या होता है, जल्दी से आंसर बताइए। उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन होता है, पॉलीसाइक्लिक
मैटिक हाइड्रोकार्बन, और डी ऑप्शन कहता है मेलाथीन। डी ऑप्शन कहता है मेलाथीन। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, जो एक जहरीला होता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है या स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। यानी बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें जो होता है निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। खिलाड़ियों के लिए तुरंत शक्तिदायक है। खिलाड़ियों को मतलब उनके लिए शक्ति प्रदान करने के लिए तुरंत उन्हें क्या देना चाहिए? विटामिन देना चाहिए, वसा देना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट्स देना चाहिए, और प्रोटीन देना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट। तो उन्हें क्या देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स देना चाहिए। उन्हें क्या देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स। तो खिलाड़ियों के लिए तुरंत शक्तिदायक का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स करता है। आइए बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। तो 1 ग्राम ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण होने से क्या होता है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसलिए खिलाड़ियों के लिए तुरंत शक्तिदायक का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर की संरचना में भाग लेते हैं, शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं, और शरीर की तंत्रिका क्रियाओं को व्यवस्थित करते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम जो होता है हमारे शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरण करता है, और एंजाइम सामान्यतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो होता है सामान्यतः प्रोटीन होते हैं। तो चलिए एक बार इसके आंसर की बात कर लेते हैं, एक बार आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर के रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं, शरीर के रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। रक्त शर्करा की सांद्रता में वृद्धि होने पर किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त में निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है? हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और एंजाइम। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कोई भी छात्र बीच से छोड़कर नहीं जाएगा, वो लास्ट तक लगा रहेगा, कोई भी छात्र नहीं जाएगा, इस बात को आप लोग आदेश समझिए या रिक्वेस्ट समझिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। तो रक्त शर्करा की सांद्रता में वृद्धि होने पर सामान्यतः व्यक्ति के रक्त में क्या होता है? इंसुलिन नामक पदार्थ मुक्त होता है, इंसुलिन पदार्थ जो होता है वो मुक्त होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। जनन नियंत्रक गोलियों में संश्लिष्ट हैं, शर्करा होती है, खनिज होते हैं, विटामिन होते हैं, हार्मोन होते हैं। जनन नियंत्रक गोलियों में क्या संश्लिष्ट होते हैं, क्या समाहित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जनन नियंत्रक गोलियां जो होती है हार्मोन संश्लिष्ट होते हैं, हार्मोन, यानी डी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। एक बार क्वेश्चन को अगेन देख लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो हार्मोन जनन नियंत्रक गोलियों में संश्लिष्ट क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। वातोन्माद यानी हिस्टीरिया सामान्यतः पाया जाता है केवल जवान स्त्रियों में, किशोर बालक व बालिकाओं में, जवान पुरुष तथा स्त्रियों में, केवल विवाहित महिलाओं में। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही कठिन प्रश्न है, कुछ ही छात्र इसका आंसर दे पाएंगे। तो वातोन्माद जो हिस्टीरिया सामान्यतः जवान पुरुषों तथा स्त्रियां दोनों में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। तो जवान पुरुष तथा स्त्रियों दोनों में पाया जाता है, हिस्टीरिया पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है, बस मात्र 2-3 मिनट वेट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष और असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? क्ले इन्फेंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम,
XYY सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट दोस्तों। XYY जो सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य जो होते हैं अधिक समय तक मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष और असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं, यानी सी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। तो एक बार क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए, जल्दी से इसका आंसर आप देख ही लिए हैं, सी ऑप्शन वाज राइट दोस्तों, यानी सी ऑप्शन इज राइट। चलिए, हमारे शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स बनते हैं? हमारे शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स बनते हैं? यकृत में, वृक्क में और टांसिल में, थायराइड में। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे शरीर में टांसिल में, हमारे शरीर के टांसिल में लिम्फोसाइट्स बनते हैं। इसके अलावा लसिका पुटिक प्लीहा, थाइमाइस ग्रंथि बनते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी सी ऑप्शन इज राइट दोस्तों कि हमारे शरीर में टांसिल में क्या होता है, टांसिल अंग में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स बनते हैं। तो टांसिल में जो होता है, टांसिल अंग में जो होता है लिम्फोसाइट्स बनते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन और हैं। पित्त कहाँ बनता है? पित्त कहाँ बनता है? छोटी आंत में, यकृत में, क्लोम में, फेफड़ों में। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। यकृत में पित्त का स्राव होता है, जिसमें पित्त वर्णक और पित्त लवण दोनों होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पित्त वर्णक भी और पित्त लवण भी होते हैं, यानी कि बनते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, किसमें? लीवर में। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लास्ट प्रश्न है, मान के चलिए, आहार नाल का वह कौन सा भाग जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इस पित्ताशय में संग्रहित करता है? इस पित्ताशय में संग्रहित करते हैं क्षुद्रांत में, अग्नाशय में, अमाशय में, ग्रसिका में। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर कुछ ही छात्र दे पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि क्षुद्रांत लगभग जो होता है 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करते हैं। चलिए, ये रही आज आपकी क्लास। आप सभी लोगों को यह क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, काफ़ी मेहनत पड़ती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन हमने फ़ैन इसलिए नहीं ऑन किया क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाता है फ़ैन ऑन करने से, ठीक है, इसीलिए हमने फ़ैन ऑन नहीं किया। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, कोई बात नहीं है, हम आपके साथ बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठा से लगे हैं, जिस तरह से बिल्कुल लगे रहेंगे और लास्ट तक लगे रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है। हमारी यही इच्छा है और हमारी यही एक तरीके से आप लोगों से आशाएं हैं कि आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे और आप ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल कमर कस लीजिए, हम आपके साथ बहुत अच्छे से क्लासेज और भी लेकर आने वाले हैं। एक इंटीग्रेटेड कोर्स मैंने आपको बताया है जो पहले वाला, उस कोर्स को मैं बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर चुका हूँ। बस उस क्लास की जो होगी, जो क्लास आपको मिलेगी कम से कम 3 घंटे 4 घंटे की मिलेगी लगातार, जिससे आपको बहुत कुछ मिलेगी। चलिए, बात करते हैं, मतलब आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। सॉरी फॉर दैट दोस्तों। जय हिंद, जय अखंड भारत। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है।